medium on Coulomb electrostatic force। पंखा चला देते वो वाला। अच्छा बेटा, इससे पहले हमने कहा था कि जब एयर होती है दो चार्जेस के दरमियान, जब मीडियम दो चार्जेस के दरमियान एयर होती है, एयर होती है दो चार्जेस के दरमियान मीडियम, तब बेटा जो फोर्स होती है वो फोर्स हमने कहा या फ्री स्पेस हो, उस फोर्स के लिए हमने कहा कितनी होती है मैग्नीट्यूड उसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। उसका कोई फायदा नहीं सर। अच्छा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। अब बेटा फ्री स्पेस की जगह अगर हम इंट्रोड्यूस कर दें कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कोई इंसुलेटर, हमने जब इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, दो चार्जेस वही हैं, डिस्टेंस वही है, तो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि दो चार्जेस के दरमियान लगने वाली फोर्स रिड्यूस हो गई, दो चार्जेस के दरमियान लगने वाली फोर्स कम हो। इसका मतलब ये हुआ कि डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फोर्स को रिड्यूस कर देता है, डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फोर्स को कम कर देता है। अब बेटा जरा गौर से सुने, पहली बात तो ये सुन लें, इजाफी बात, दो चार्जेस के दरमियान जब भी आप कोई कंडक्टर रखेंगे, कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता। कंडक्टर रखने पे चूंकि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिहाजा करंट फ्लो। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली किसी इंसुलेटर का नाम है। सो डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर लाने की बात कि अगर वो मीडियम के तौर पर रखें, करंट तो फ्लो नहीं होता। अलबत्ता डाइलेक्ट्रिक उसकी फोर्स को, जो दो चार्जेस के दरमियान जब एयर थी लग रही थी, उसको कम कर देता। डाइलेक्ट्रिक पर डिटेल लेक्चर इस चैप्टर के एंड पे होगा, कैपेसिटेंस से रेलिवेंट जो टॉपिक्स हैं उनमें होगा। शॉर्ट सा यहाँ पे ये सुन लें कि आपके पास ये फर्ज किया इंसुलेटर का कोई एटम मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल यहीं पे मैं बात कल बार रब कर दूंगा। बेटा इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होकर किधर जा रही है, नेगेटिव की तरफ। तो बेटा ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट से E। बेटा जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाया तो डाइलेक्ट्रिक के एटम ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, उन पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी तो वो डंबल शेप बना लेंगे और नेट नेगेटिव चार्ज एक तरफ और पॉजिटिव दूसरी तरफ आ जाएगा। एज अ रिजल्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस इलेक्ट्रिक फील्ड के जो चार्जेस की वजह से थी, उस डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्जेस की वजह से है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन एटम्स की वजह से है, जो एटम इनसाइड उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने
चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में दो फील्ड हैं, ये ई इस डायरेक्शन में है तो ई प्राइम इस डायरेक्शन में है, तो ये ई प्राइम इस फील्ड को रिड्यूस कर देगी, किसको? अप्लाइड फील्ड को। लिहाजा फील्ड जब रिड्यूस होगी तो फोर्स भी रिड्यूस होगी। मैंने यहाँ पे दो बातें की। पहली बात ये की कि जब एयर थी तो तब हमने कल पढ़ा फोर्स दो चार्जेस के दरमियान ये लगती। एयर के बजाय जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले आए तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से एक्सपेरिमेंटली देखा गया फोर्स कम हो जाती। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डाइलेक्ट्रिक का मैंने किया आपके सामने। मैंने ये कहा कि अगर आप कंडक्टर रखते हैं जो डाइलेक्ट्रिक नहीं होते, कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक नहीं कहते, कंडक्टर रखते हैं दो चार्जेस के दरमियान, तो कंडक्टर रखने की वजह से बेटा फील्ड जो आपने अप्लाई की, जो चार्ज है इन चार्जेस के दरमियान फील्ड डेवलप होती है, उस फील्ड की वजह से क्या फ्लो होगा? करंट। जब फोर्स अप्लाई होगी किस पे? इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इंसुलेटर रखते हैं, इंसुलेटर के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, लिहाजा इंसुलेटर क्या करेगा? इंसुलेटर के अंदर जो एटम है वो अपनी इस फील्ड की वजह से, इस फील्ड की वजह से, फोर्स की वजह से वो डंबल शेप बनाएंगे। लिहाजा उस डंबल शेप की वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। उस फील्ड की डायरेक्शन इस फील्ड से अपोजिट होती है, लिहाजा वो फील्ड अप्लाइड फील्ड को जो इनकी वजह से थी, दो चार्जेस की वजह से थी, उसको कम कर देगी। जब ये फील्ड कम हो गई तो लिहाजा फोर्स भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब बेटा डाइलेक्ट्रिक की फोर्स कम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं? बेटा डाइलेक्ट्रिक कितना फोर्स को रिड्यूस करेगा? बेटा वो उसकी सलाहियत है फोर्स रिड्यूस करने की, और उस रिड्यूस करने की सलाहियत को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। यानी वो फोर्स को रिड्यूस करने की जो सलाहियत है उसको परमिटिविटी नहीं बल्कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। और रिलेटिव परमिटिविटी को बेटा हम लिखते हैं एप्सिलॉन आर से। रिलेटिव परमिटिविटी को हम लिखते हैं एप्सिलॉन आर से। तो बेटा लेट कर लेते हैं जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर, इसको क्वेश्चन 1 कह लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक जब इंट्रोड्यूस करवा दिया, अब जो फोर्स लग रही है, लेट कर लेते हैं अब फोर्स लग रही है एफ प्राइम, तो एफ प्राइम हो जाएगा हमारा। एफ प्राइम कौन सी फोर्स है? वो फोर्स जो लगी किस पे? दो चार्जेस पे लगी जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करवाया। बेटा वो फोर्स अब हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड एप्सिलॉन आर। जब फ्री स्पेस था तो आपने सिर्फ मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट लिखा, जब डाइलेक्ट्रिक लाया तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी इंट्रोड्यूस करवाया। एप्सिलॉन आर थोड़ा सा नीचे करके लिखना पड़ेगा मुझे। मैंने कहा अब जो फोर्स लगी जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाया वो एफ प्राइम, ये फोर्स हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। बाकी चीजें अपनी जगह पे Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 कहें इसको। मैंने यहां पे ये कहा बच्चों कि डाइलेक्ट्रिक लाने से एक्सपेरिमेंटली हमने देखा फोर्स रिड्यूस होती है। कितनी रिड्यूस होती है? जितनी उसकी सलाहियत है रिड्यूस करने की, उस सलाहियत को हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, जो डाइलेक्ट्रिक की सलाहियत, इंसुलेटर की सलाहियत। बेटा अब जो फोर्स लगेगी उसको एफ प्राइम का, तो अब साथ एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी आ गया। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है उस डाइलेक्ट्रिक की।
पता चला कि एप्सिलॉन आर डिनोमिनेटर में आया है, एप्सिलॉन आर टाइम वो फोर्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ गई। तो बेटा अब हम देखते हैं, एक एप्सिलॉन आर को देखते हैं और दूसरा इनकी इसको डिफाइन भी करना है। लेकिन यहां तक आपने कहा जब भी आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम लाते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम लाने के बाद फोर्स रिड्यूस हो जाती है। जो डाइलेक्ट्रिक के रिड्यूस करने की सलाहियत है उसको हम एप्सिलॉन आर से लिखते हैं, और एप्सिलॉन आर टाइम फोर्स रिड्यूस हो जाती है। लिहाजा पहले वाली इक्वेशन ये थी। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, थोड़ा सा इसको जूम कर दें यार, एक मिनट, नजर आ रहा है बच्चों? अगर आ रहा है तो मुझे मैसेज कर दें, सीधा मैसेज पढ़ लो हैं, सही नजर आ रहा है? बस ठीक है। तो बेटा आप किस नेट पे कनेक्ट हैं? 2 पे या कलम पे कनेक्ट? चलें ठीक। अच्छा, तो अब जो फोर्स है वो पहले ये थी अगर, तो फर्क किया है एप्सिलॉन आर टाइम डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन आर आया, रिड्यूस हो गई। अब यहां से बच्चों ये कर लो, एप्सिलॉन आर को बाहर ले लो, एफ प्राइम इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन आर इनटू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बेटा ये इसको इक्वेशन 3 के, इक्वेशन 3 को गौर से देखें तो एप्सिलॉन आर मैंने बाहर ले लिया, ये जो टर्म है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये टर्म किसके इक्वल है? इक्वेशन 1 में फोर्स के इक्वल है। ये वो फोर्स है जब एयर मीडियम था, फ्री स्पेस था, और ये वो फोर्स है जब डायलेक्ट्रिक। तो बेटा इसकी जगह आप ये बोली पुट 1 and 3 हुई है, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम 1 and 3 हुई है, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं? फोर्स लिख दूंगा। तो ये बन जाएगी मेरे पास एफ प्राइम इज इक्वल टू, उधर लिखता हूं, अब थोड़ा सा उधर मोड़ दूं बेशक, ना ना ना, इसको मोड़ दें, उधर जूम किया आपने, हाँ मोड़ दें उधर मोड़, बस 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 बस, ये लिखा हुआ भी आ रहा है तो और थोड़ा सा मोड़े, बस ठीक। अच्छा पुट कर दे तो एफ प्राइम हमारे पास आ जाएगा, एफ प्राइम हमारे पास आ जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन आर इनटू एफ। ये एफ हम किसकी जगह लाए? ये एफ लाए हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर की जगह क्या लाए हम? एफ लाए। तो यहां से बेटा एफ वो फोर्स है जब फ्री स्पेस था दो चार्जेस के दरमियान, और एफ प्राइम वो है जब कोई डाइलेक्ट्रिक लाया जिस डाइलेक्ट्रिक की रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर थी। तो यहां से एप्सिलॉन आर आ जाएगा, नजर आ रही? एप्सिलॉन आर आ जाएगा हमारे पास, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो एफ बाय एफ प्राइम लिखो, नजर आ रही हो? एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है, ये रेशो है किसकी? दो फोर्सेस की। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन फ्री स्पेस इज द मीडियम टू द फोर्स व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज द मीडियम। तो एप्सिलॉन आर रेशो है। तो बेटा रेशो बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
exerted electrostatic force between two charges when air is the medium to the force when dielectric is the medium। तो बेटा अब आप देखें जरा गौर से, यहां पे कौन सी फोर्स बड़ी है। पहली बात यूनिट निकाल लेते हैं, एप्सिलॉन आर क्या है, रेशियो है न्यूटन बाय न्यूटन, कट जाएगा तो यूनिट लेस है, इसकी जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी यूनिट। अब बेटा देखें जरा गौर से, एफ बड़ा है या एफ प्राइम। बेटा एफ ज्यादा है, वो फोर्स जब फ्री स्पेस था, और एफ प्राइम वो फोर्स जब डाइलेक्ट्रिक था। तो डाइलेक्ट्रिक वाली फोर्स एक्सपेरिमेंटली देखने में आया कम है, तो एफ बड़ा है किससे, एफ प्राइम से। तो लिहाजा जब न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा हो तो ये जो रेशियो आएगी, ये रेशियो ग्रेटर देन 1 आएगी, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, रेशियो ग्रेटर देन 1 आए। अच्छा बेटा रेशियो ग्रेटर देन 1 आती है अगर, तो इसका मतलब है कि जब ये फोर्स आपने जब डाइलेक्ट्रिक लाया था, अब फोर्स पहले से डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, जबकि एप्सिलॉन आर लेस ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 टर्म जब डिवाइड होती है तो वैल्यू क्या कर देती है, छोटा कर देती है। और ऑलवेज किसी भी डाइलेक्ट्रिक के केस में एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, तो लिहाजा एफ प्राइम की वैल्यू कम हो जाती है किससे, फोर्स। लिहाजा जितनी ज्यादा वैल्यूज को एफ प्राइम कम हो जाएगी, जितनी ज्यादा एफ प्राइम कम होगी इतनी एप्सिलॉन आर ज्यादा होगी, जितना एप्सिलॉन आर ज्यादा होगा इतनी रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक की ज्यादा होगी, और जितनी रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक की ज्यादा होगी इतना ही उस डाइलेक्ट्रिक में कैपेसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करवाने। बच्चों यहां पे एक बात, इस चैप्टर के एंड पे हम पढ़ेंगे कि किसी इंसुलेटर को कब डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, और डाइलेक्ट्रिक क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करता है, और डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन कैसे होती है, और पोलराइजेशन ज्यादा होगी तो फील्ड ज्यादा रिड्यूस होगी, पोलराइजेशन कम होगी तो फील्ड कम रिड्यूस होगी। तो ये चीजें, इनका जवाब ये अंडरस्टैंडिंग चैप्टर एंड पे। तो मेरी असाइनमेंट आपको ये है कि जब चैप्टर एंड पे मैं डाइलेक्ट्रिक को दोबारा पढ़ाने लगूं तो ये वाली टर्म आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे हम बात करेंगे कैपेसिटेंस बेस, यहां बात कर रहे हैं हम फोर्स पे। वहां पे भी एक हमारे पास आएगी रेशियो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सी प्राइम बाई सी, इस तरह का रिजल्ट आएगा। तो लिहाजा जब वहां पे ये बात करूं तो ये बात आपको पता। फिर इस बात का लॉजिक कि फोर्स रिड्यूस क्यों होती है वहां, अलबत्ता मैंने स्टार्ट में वो जो बात की थी डंबल शेप हो जाना, इस इजाफी बात सुन लें। तो ये है पोल बन गए, ये पोलराइजेशन हो गई, ये इजाफी बात कर रहा हूं बच्चों समझ। पोलराइजेशन की वजह से अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया, रिड्यूस किया। जितने ज्यादा पोलराइजेशन होगी, पोल बनेंगे, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट बनेगी, इतनी ज्यादा वो रिड्यूस भी करेगी। बेटा ये जस्ट कुछ लोगों के अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है, उनके लिए बात कर रहा हूं, वो अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। बाकी ये बात यहाँ करता ही नहीं होता था मैं कि बच्चों को समझ ना आए, तो ये बात वैसे भी वहां की है, जब ट्रेंड पे डिस्कशन की है, ये वाली बात याद रखना ताकि वहां पे हम अप्लाई कर सके और हम एंजॉय भी करें। अच्छा बच्चों, अब आपने कहा क्या हुआ ना, अब आपने कहा कि फ्री स्पेस या एयर के केस में आप लिखते थे ये वाला, जबकि एयर क्या है, आगे नहीं आप
फ्री स्पेस या एयर के केस में आप लिखते थे ये। अब बात और सुनना, जबकि एयर भी क्या है, एयर भी बेटा इंसुलेटर है। एयर बहुत जबरदस्त किस्म की इंसुलेटर है। तो अगर एयर इंसुलेटर है तो ये भी डाइलेक्ट्रिक का काम करती है। तो फिर इसके केस में आपने एयर और फ्री स्पेस दोनों के केस में ये रिलेशन रखा, और अदर देन एयर आपने ये रिलेशन रखा। तो एयर के केस में भी एप्सिलॉन आर लाना चाहिए था। ये तो रिलेशन सिर्फ फ्री स्पेस का है जब कोई मीडियम ना हो। तो बेटा एयर का जो एप्सिलॉन आर है, एयर जो डाइलेक्ट्रिक बनती है जब, तो बेटा उस वक्त एयर की जो है रिलेटिव परमिटिविटी 1.000000 है मेरा ख्याल है, यहाँ पे 0006 यानी दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। यानी एयर की डाइलेक्ट्रिक रिलेटिव परमिटिविटी बहुत कम है, अप्रॉक्सीमेट 1.0006, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो आप कह सकते हैं कि जब 1 आता है यहाँ पे एयर के केस में, तो 1 को आप लिखते नहीं होते। जस्ट यानी रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास एक क्या है, जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी यूनिट कोई नहीं है, वगैरह वगैरह। तो बेटा ये था हमारे पास। अब बेटा टेबल नंबर 1.6 सॉरी 2.1 1.6 क्यों याद आता है, चैप्टर फर्स्ट ईयर की एग्जांपल नंबर 1.6 थी, वो कौन सी, वो यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाली। तो ये टेबल नंबर 2.1 है हमारे पास, जिसमें है वैक्यूम की लिए रिलेटिव परमिटिविटी 1 है, एयर के केस में 1.0006 है। तो वैक्यूम के केस में भी हम यहाँ पे एप्सिलॉन आर नहीं लगाते, और एयर के केस में भी नहीं लगाते। वैक्यूम के केस में ये फोर्स और ये फोर्स जब इक्वल होंगी तो रेशियो क्या आएगी, 1। एयर के केस में ये फोर्स थोड़ी सी ज्यादा है, रेशियो 1.0006 आती है, आंसर फिर इक्वल टू 1 आ जाता है। इसी तरह आपके पास है अमोनिया लिक्विड है 22 to 25, बहुत ज्यादा रिलेटिव परमिटिविटी है। इसी तरह वाटर, डिस्टल वाटर, प्योर वाटर नहीं, प्योर वाटर, डिस्टल वाटर 78.5, बहुत ज्यादा है रिलेटिव परमिटिविटी। यानी अगर आप पानी के दरमियान में ये जो रखेंगे, अगर आप प्योर वाटर की बात हो रही है, दूसरा वाटर कंडक्टर होता है जिसमें कैल्शियम, सोडियम, आयरन, जिंक वगैरह होता है। जो मिनरल वाटर जो आप पीते हैं वो कंडक्टर है ड्यू टू इम्प्योरिटीज। प्योर वाटर जो है वो इंसुलेटर है, और उसकी रिलेटिव 78.5 है। ये रिलेटिव परमिटिविटी का टेबल आप लोगों ने याद करना है आज। बेटा एक बात करके मैं कूलम लॉ को क्लोज करने जा रहा हूं, और वो बात क्या है, अच्छा बच्चों इधर कर दें, उठा के बस। अब भी उधर मोड़ने बस बस बस। अच्छा बच्चों, फोर्स के लिए हमने लिखा 1/4 पाई, कल बतानी थी, भूल गया मैं बात, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहां से एप्सिलॉन नॉट की यूनिट यहां पुट करें अगर, तो उसको इसके साथ, इस यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहां भी न्यूटन आएगा, यहां भी न्यूटन आएगा। अब एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या बनती है बेटा, वो निकालने के लिए Q1 Q2 डिवाइड बाय R 4 पाई, तो यूनिट लेस है FR स्क्वायर। बेटा Q1 कूलम, Q2 कूलम, कूलम स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय ये यूनिट क्या बनती है एप्सिलॉन नॉट की, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसको क्या लिखा हमने, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की जगह ये यूनिट पुट करें, इसके साथ काटें, बाकी के साथ तो इधर फाइनली लेफ्ट राइट हैंड साइड पे भी न्यूटन ही बचता है।
एक असाइनमेंट मेरी ये भी है, ये तो बुक में भी लिखी हुई यूनिट है। अब न्यूटन की जगह आप पुट करके, ये खुद करना है आपने, न्यूटन की जगह ये पुट करके किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये भी एक यूनिट याद कर लें रख लें। बल्कि किलोग्राम पुट करेंगे मीटर तो सेकंड ये हो जाएगा। यानी यहां पे बड़े मजे की बात है, कूलम स्क्वायर किलोग्राम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नहीं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएगी किलोग्राम कूलम स्क्वायर पर मीटर। ये देखना सही कर रहा हूं मैं, कभी एमसीक्यूज में वो कंफ्यूज करना चाहे आपको एग्जामिनर, तो इसका तो सबको पता होता है। न्यूटन की जगह वैल्यू पढ़ करके ये वाली यूनिट भी आप थोड़ा सा ज़हन में रख लें, ज्यादा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। मासूम से दिमाग है आप लोगों के, छोटे छोटे, तो लिहाजा इतना सेंस होना चाहिए कि इस तरह की शक्ल में ये वैल्यू अगर आ जाए तो निकाल ले बंदा एक आध मिनट में, आधे मिनट में, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हमारे पास जो बन रही है वो है एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहां से के को इधर रख के आप के को एक तरफ रखेंगे, इधर ही रखेंगे, तो आपके पास यह आ जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। नजर नहीं आ रहा, उधर चला जाता हूँ। वैल्यू पुट करके फिर न्यूटन, मैंने कहा भी था, मुझे देखो मैं ठीक कर रहा हूँ, ये न्यूटन भी डाला हुआ बीच में, तो ये न्यूटन की जगह मैंने लिख दिया ये, इधर कूलम स्क्वायर इधर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है उसकी जगह, तो न्यूटन नहीं आएगा, केजी कूलम स्क्वायर पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। शाबाश पुत्री, शाबाश शाबाश। तो यहां से क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे से क्या आ जाएगा, पर कूलम स्क्वायर। सो न्यूटन की यहां भी वैल्यू पुट करके आप लोगों ने निकाल लेना, इन टर्म ऑफ बेस भी निकाल लेना, तो के की। अच्छा बच्चों, यहां से एक असाइनमेंट है, असाइनमेंट ये है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ, लिखें क्वेश्चन, ये शाम को आपने करके देना है मुझे। फाइंड द, ये वो बच्चे जिनने फर्स्ट ईयर में मुझसे चैप्टर 1 का डायमेंशन वाला टॉपिक पढ़ा है वो कर लेंगे, बाकियों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, बहरहाल करना है, सबने करके देना है मुझे, जहां से मर्जी करके लाओ। फाइंड द डायमेंशन ऑफ कूलम कांस्टेंट के एंड permittivity of free space epsilon naught. Find the dimension of Coulomb constant K and permittivity of free space, ये आपने असाइनमेंट करके लानी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे बच्चा, इसके साथ में क्लोज कर रहा हूँ, आधा मिनट है आपके पास, तो क्वेश्चन है तो पूछ ले मुझसे, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगा हूँ। कितना टाइम हो गया, मैं थोड़ा आगे जाऊंगा क्लास। अच्छा एंड होगी तो कर लेंगे, ठीक, ले आइए मोड़ लाइन। ये था हमारे पास कूलम लॉ मेरे पुत्रों, और कूलम लॉ हमने देखा लोग 10 मिनट में पढ़ाते होते हैं, और आपने देखा थोड़ा सा ठीक है, एवरेज लाइव क्लास में थोड़ी सी स्लो रहती है, चूंकि रिपीट करनी पड़ती हैं बातें कि हर बच्चे को समझ आ जाए, तो अदरवाइज ये है कि आपके सामने है आज कितनी चीजें हमने डिस्कस की कूलम लॉ में है। अच्छा क्या कह रहा है कोई, ये हो गया जनाब, ये हाथ को गंदा करता नहीं, बड़ा मसला है।
वो बोर्ड को गंदा करता है या हाथ को गंदा करता है? हाथ को गंदा करना, बोर्ड को गंदा करना। फील्ड, तो मुझे भी दिखाएं, फील्ड ऑफ फोर्स और धंधा बंद कर वीडियो, कल भी तू ऑन करके बैठा रहा है। ओ पाजी पता ही नहीं इसको, ओ इधर देखो, इधर तक, बंद कर इसको ना, रिमूव कर सही, कुछ नहीं। अच्छा थोड़ा सा इधर और मोड़े, फील्ड ऑफ फोर्स। बेटा फील्ड ऑफ फोर्स, या इसको हम कह सकते हैं फोर्स कौन सी, किस फोर्स की फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स की फील्ड, या बल्कि थोड़ा सा और बात कर ले, कौन सा क्वेश्चन, और नालायक को डायमेंशन ऑफ कूलम कांस्टेंट के और डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की परमिटिविटी की